ओके, स्क्रीन आ गई नजर? यस यस सर। सर। ओके, ये आज हमने काफी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़े। एयर पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, सॉइल पोल्यूशन पढ़ा, मैरीन पोल्यूशन पढ़ा। ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। ओके, नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ओके, अगर हिंदी में देखें तो इसे बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो नॉइस किसे कहते हैं? द अनवांटेड, अनप्लीजेंट, लाउड, डिस्टर्बिंग और डिसएग्रीबल साउंड in the atmosphere that causes discomfort or adversely affect to all living beings and deteriorating environment quality. This is the definition of noise. Okay, तो noise is problem, कहते हैं काफी नुकसान होते हैं, बाकी हम इंडियंस लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते, बट दैट इज देयर। ओके, noise is any unwanted sound, unwanted, disturbing, which adversely affect the person is called the noise pollution. Sound intensity is measured in decibels. This is the unit of sound, that is called the decibel, dB. Okay, units measure करते हैं इसको decibel. That is the 10th part of a longest unit bell. Okay, 1 dB is the faintest sound that a human ear can hear. जो आदमी का सुनने की शक्ति है वो है 1 डेसिबल। ओके, तो द यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज डेसिबल, a name that was chosen recognize the work of Alexander Graham Bell. Sound must be considered as a potentially harmful pollutant around us and should be treated with no less importance than the other pollutants in our environment. ओके, तो ये कह रहा है साउंड भी एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, इसको आप ऐसे अनरिकॉग्नाइज नहीं रख सकते। ओके, दिस इज आल्सो ए वेरी बैड पोल्यूटेंट, वेरी नॉट पोल्यूटेंट है, सारे पोल्यूटेंट ही बैड होते हैं, बट इज आल्सो ए बैड पोल्यूटेंट जिसकी वजह से काफ़ी इंसान को नुकसान हो सकता है। टाइप्स ऑफ नॉइज, जो सोर्सेस ऑफ नॉइज है, टाइप्स ऑफ नॉइज सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से नॉइज का पैदा होती है। एक तो इंडस्ट्रियल नॉइज होती है, जो मतलब कोई इंडस्ट्री से डेवलप हो रही हो, मशीन से, ब्लोअर से, ड्रिल से, दैट इज कॉल्ड द नॉइज। ओके, ईयरबड्स लगाते हैं इंडस्ट्री में, एक बारी मेरा जाना हुआ था इंडस्ट्री में, मुझे याद है, तो वहाँ पर काफ़ी साउंड जनरेट हो रही थी, तो उसे उसमें हमें ईयरबड लगाकर अंदर लोग काम करते हैं। ओके, दैट इज द इंडस्ट्रियल नॉइज। ट्रांसपोर्ट नॉइज से तो हम सब परिचित हैं, दैट इज नॉट नॉइज कम्स फ्रॉम द ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड द ट्रैफिक नॉइज पोल्यूशन। नेबरहुड नॉइज, नेबरहुड नॉइज मीन्स जो कम्युनिटी से पैदा होती है, कोई गाने सुन रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, एयर कंडीशनर कर रहा है, फूड मिक्सर चल रहा है, वैक्यूम क्लीनर लग रहा है, चल रहा है, कूलर्स चल रहे हैं। ओके, हाउस ये होल्ड तो गैजेट्स घर चल घर रहे की हैं। बात है सर। हाँ जी, ओके, बोल रहा हूँ सर, ये तो घर घर की बात है। हाँ, वैक्यूम क्लीनर, रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है, ओके, फायर क्रैकर चल रहे हैं, तो दीज आर द काइंड नेबरहुड साउंड। ओके, 0 डेसिबल जस्ट ऑडिबल। ओके, 0 डेसिबल इज जस्ट ऑडिबल। ओके, 10 डेसिबल नॉर्मल वॉइस, 55 डेसिबल कन्वर्सेशन स्पीच, 60 से मॉडरेटली लाउड, 70 से 90 डेसिबल वेरी लाउड, 95 से 110 अनकंफर्टेबल, 120 पेनफुल लाउड, 130 से 140 सीवियरली लाउड। तो ये कैटेगरी है साउंड की बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी। ह्यूमन ईयर कैन हियर द 1 डेसिबल साउंड। अब लगा लो एक हम सुन सकते हैं, उसको बढ़ बढ़ के 140 गुना कर दिया तो क्या हाल होगा। ओके, तो यू कैन इमेजिन साउंड से क्या क्या नुकसान होते हैं। दैट इज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे पे। सबसे पहले इट कॉजेज इम्पेयरिंग ऑफ हियरिंग, जो सुनने में नुकसान पहुंचाती है। ऑडिटरी इफेक्ट्स,
कानों की शक्ति कम करती है नॉइस, कंटिन्यूस नॉइस। अगर 90 डेसिबल की कोई साउंड आ रही हो तो साथ में सीटी भी सुनाई देगी। ओके, 90 डेसिबल की साउंड से कोई लगातार सुनता रहेगा तो उसके कानों में सीटियां बजना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये भी एक इफेक्ट है, कानों में इफेक्ट करती है, दैट इज ऑडिटरी इफेक्ट। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब कानों के अलावा कहाँ का फर्क पड़ती है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओके, इरिटेबल करती है, डिसओरिएंटेशन करती है, दैट इज कॉल्ड द नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इससे हाइपरटेंशन होता है, इंसोमिनिया मीन्स नींद नहीं आती, एनेक्सिटी मीन्स एंजाइटी मीन्स काफी चिंतित हो जाता आदमी, चिंतन कर रहे। न्यूरोसिस, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है। ओके, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दिल पे इफेक्ट डालती है। हेपाटिक स्ट्रेस देती है, नोजिया कर सकती है, उल्टी आना कर सकती है, गिड्डीनेस, चक्कर आना हो सकता है, और सर में दर्द भी हो सकता है। ओके, इतना सारा नुकसान है नॉइस पोल्यूशन से। तो डैमेज टू हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, इट में प्रोड्यूस इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो ये सब नुकसान है ओके नॉइस पोल्यूशन से। सर आवाज आ रही है? ओके, तो ओके, तो ये सब नॉइस पोल्यूशन के नुकसान है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तो सब पे ये नुकसान करती है। ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाती है। ओके, ब्लड इज थिकन्ड बाय द एक्सेसिव नॉइस। अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है, उससे पता चलता है कि नॉइस पोल्यूशन से ब्लड की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, आंखों पर भी प्रभाव डालती है। ओके, नॉइस पोल्यूशन, नाइट विजन, कलर परसेप्शन को भी नुकसान पहुंचाती है, कलर ब्लाइंडनेस भी करती है। सो कितने सारे नुकसान करती है नॉइस पोल्यूशन से हमने देखा। ओके, ऐसा कोई नुकसान नहीं है जो नॉइज ना करती हो। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं नॉइस पोल्यूशन को? ओके, नॉइस पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग मैनर। ओके, सोर्स मॉडिफिकेशन, अगर कोई मशीन से निकल रही है तो उसकी मशीन को कुछ ऐसा उसमें सोर्स में कुछ ऐसी डेवलपमेंट की जाए कि नॉइस कम हो। ओके, कोई कोई भी मशीन या आपके घर की मशीन समझ लो, कूलर को ऐसा कर दिया जाए कि नॉइज ना जनरेट करे, एयर कंडीशनर को ऐसा कर दिया जाए कम नॉइज करे। ओके, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाएं कमरे में, तो इससे भी काफ़ी नॉइज को कंट्रोल किया जा सकता है। रिसीवर अपने कानों के प्रोटेक्ट करे, जैसे मैंने बताया कि ईयर प्लग का यूज़ कर सकता है। मशीन जहाँ पर वो नॉइजी इलाके में जा रहा है कोई बंदा, तो अपने अंदर ईयर प्लग लगा सकता है अगर उसको नॉइज से डिस्टरबेंस होती है। तो कुछ टाइम बाद हमने मास्क लगाना तो शुरू कर दिया है। अब तो खैर नॉइज पोल्यूशन कम हो गया, जब नॉइज बढ़ेगी थोड़े दिनों में ईयर प्लग लगाना भी शुरू करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये भी अब थोड़े दिनों में मुसीबत आ जाएगी। तो ये सब फिल्टर्स का यूज़ करना, ईयर मफ का यूज़ करना, जैसे आप ट्रैफिक हवलदार हैं जो लोग कंटिन्यूस ट्रैफिक में रहते हैं, तो वो लोग ईयर का भी यूज़ कर सकते हैं, ईयर मफ्स लगा सकते हैं। प्रॉपर ऑयलिंग एंड मेंटेनेंस मशीन की करें तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन को सर ईयर मफ क्या होता है? है। ईयर क्या मफ क्या होता है? क्या बोलो? सर ईयर मफ्स क्या होता है? ईयर मफ होता है दैट, जो ईयर को ढक के जो लगाते हैं, नहीं कानों में, देखा होता है कई बार सर्दियों में भी वो लगाते हैं, मफलर टाइप ईयर मफ्स। ओके, अच्छा कानों अच्छा। के मफलर कह लो, ईयर मफ्स। हाँ जी। ओके, अकॉस्टिक जोनिंग, ओके सर। आपको जोन करना पड़ेगा, जैसे लिखा होता है साइलेंट जोन लिखा होता है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते, यू हैव टू मेक जोन्स। फॉरेस्ट से भी काफी हद तक आप नॉइज बैरियर की तरह काम करते हैं, पेड़ लगा सकते हैं रोड के चारों तरफ, दैट दे आल्सो एक्ट एज ए नॉइज बैरियर।
लोगों को भी जागृत किया जा सकता है कि वो कम से कम नॉइस करें, हॉर्न कम बजाएं। ओके, लोग जैसे हम देखते हैं कि कई बारी अगर आप ट्रैफिक लाइट पे कभी खड़े हो तो लोग अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं, तो उनको भी जागृत किया जा सकता है कि हॉर्न नहीं बजाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उनको भी एक अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। ओके, तो ऐसे डोर्स और विंडो डिजाइन किया जा सकते हैं कि जो ऐसे डोर्स और विंडो पैदा कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं जिससे नॉइस का कम से कम जनरेशन हो या कम से कम अंदर आए। एक टाउन प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर टाउन प्लानिंग का मतलब है, अगर ऐसी हमें रोड्स बना दें जहाँ पे ट्रैफिक ही ना हो, ट्रैफिक की जैम ना लगे, तो उससे भी नॉइस प्लानिंग को कम किया जा सकता है। ओके, रेजिडेंशियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन को हम सेपरेट कर दें ताकि जो नॉइज है वो रेजिडेंशियल जोन से नहीं पहुंचे। फिर मैं तो उल्टा मारूंगा, याद रख। रोड को भी ऐसे प्लान करें, तो जरूरी है कि रोड को भी ऐसे उससे प्लान मारते करें। ओके, तो फोन से दबा दे बटन। रोड को भी ऐसे प्लान करें कि जैसे कि वो रेजिडेंशियल एरिया में डिस्टरबेंस पैदा ना करें। व्हीकल्स को भी ऐसे डिजाइन करें कि भाई सर नॉइज पोल्यूशन हो रही है। वो ज्यादा नॉइज ना करे। हॉर्न को भी ऐसे डिजाइन करें कि जैसे उसकी साउंड इतनी ज्यादा ना हो कि डिस्टर्ब्स। जैसे कई हॉर्न्स हमारे बैन है, अगर वो हॉर्न लगाते हैं और बजाते हैं आपको चालान भी हो सकता है। तो ऐसे हॉर्न्स का हम बैन करें जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा निकलती हैं। और दूसरा है कि हम अधिक से अधिक मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि मेट्रो और पब्लिक सर्विस बस का करें, तो ताकि ट्रैफिक कम होगा तो उससे भी आपका साउंड इंटेंसिटी कम होगी। अगर हम लाउड स्पीकर का यूज़ करना बंद कर दें जो कम्युनिटी में होता है रिलीजियस फंक्शन में, तो भी हम नॉइस का रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा कि नॉइस के इफेक्ट क्या हैं, नॉइस पोल्यूशन क्या होती है और हाउ डू यू कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट इज द थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जब कभी हम गर्म पानी को वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड दी थर्मल पोल्यूशन। पानी जो निकलता है पावर प्लांट से, रिफाइनरी से, मशीन के कूलेंट से, वो हॉट वाटर होता है। जनरली वो जो 10 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है नेचुरल बॉडी के टेम्परेचर से, और उसमें जाके मिलता है तो पानी को वो गर्म कर देता है। दैट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड दी थर्मल पोल्यूशन। इससे एक्वेटिक लाइफ को बहुत फर्क पड़ता है। फिशिश को अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी वाटर बॉडी का यानी कि लेक का, पोंड का, रिवर का, तो उसके कारण उधर के लिक्विड उसके जो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका इकोसिस्टम कम हो जाता है। दूसरा ये होता है, अगर पानी गर्म पानी नदी में छोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है पानी की। ओके, तो ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरीज ये गर्म पानी छोड़ती हैं और इससे हमारे को हमारी एक्वेटिक लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस होती है। और जितने भी आपने ये सब देखा है, सुना अभी मैंने बोला थर्मल पावर प्लांट जो भी हैं वो सारे बनते नदी के पास ही हैं। ओके, तो उसका पानी जो भी डिस्चार्ज होता है वो सारा नदी में ही जाता है। रिफाइनरी हो गई, ये सारे जो हमारे इसका पानी का यूज भी बहुत करते हैं ये, और ये पानी को छोड़ते भी हैं, तो ये सब बनते भी नदी के पास है। तो ये सब हमारे विडंबना है, हमने डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ साथ हम अपनी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, तो ये सब इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। डीओ कम कर देता है, जैसे मैंने बताया, लोअर द डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर बॉडी। ओके, इससे केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, अंदर डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है और दूसरी गंदी गैसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ओके, जो डीओ की कॉन्सेंट्रेशन है 0 डिग्री पे 14.6 है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 6.6 आ जाती है। दैट इज द हाईएस्ट डीओ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये टेम्परेचर की वजह से डीओ की अपने आप ही उड़ जाता है डीओ। ओके, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब करती है, फिश को खत्म कर देती है।
ओके उनके उनको सब डिस्टर्ब कर देती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जो एक्वेटिक लाइफ का खाना है वो भी खत्म हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर। ओके विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है पानी की। तो ये बैक्टीरियल पैथोजेंस डेवलप हो जाते हैं पानी में। तो ये सब जो है जो गर्म पानी के वजह से थर्मल पोल्यूशन की वजह से होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का ब्लूम हो जाता है। ओके यूट्रोफिकेशन हो जाता है गर्म पानी से। ओके गर्म पानी का मतलब बहुत हॉट नहीं है, 5-10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना ही बहुत हो जाता है। ओके उसका इकोसिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है पानी का। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन। ओके थर्मल पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करोगे? ओके कूलिंग पॉन्ड लगा के, पानी गर्म पानी को ना छोड़ के, ओके ठंडा पानी करके उसमें नदी में डालें, इसका सरफेस एरिया बनाए, फाउंटेन बना के, आर्टिफिशियल लेक बना के। ओके बोटिंग करने से भी थर्मल पोल्यूशन कम हो जाता है। ओके रिक्रिएशनल एक्टिव बना के। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज सर बोट से कैसे कम होता है? न्यूक्लियर पोल्यूशन जो न्यूक्लियर सर? प्लांट से जनरेट होता है। तो ये सब एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर से। तो सर? एटम जो स्प्लिट करता है। सर? सुन लो बच्चों के भी कुछ बच्चे हाँ जी? बोल रहे हैं। सर कुछ पूछ रहे हैं बच्चे। हाँ बोलो। सर बोट से कैसे कम होता है थर्मल प्रोडक्शन वो पोल्यूशन? बोटिंग बोट से सर कैसे कम कैसे? होता है? क्या? हेलो आवाज नहीं आ रही आपकी। सर से कैसे कम होता है बोटिंग थर्मल पोल्यूशन? सर थर्मल पोल्यूशन से कंट्रोल है। हाँ हेलो सर मैं पूछ रहा हूँ कि बोट से कैसे कम होता है पोल्यूशन? थर्मल पोल्यूशन किससे? पौंड से? बोटिंग से नो सर, सर बोटिंग। बोट बोटिंग से ऐसे होता है। नाउ जब आप बोट चलाते हैं ना, ये मान लो किसी लेक में आपने बोट चलानी शुरू कर दी, तो क्या होता है जब बोट चलाते हैं तो चप्पू चलाएंगे। चप्पू चलाते हैं तो पानी को हिलाते हैं आप। ओके जब पानी को हिलाते हैं तो उसमें जो पानी की जो एयर है ऊपर की वो पानी में डिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ओके तो बोटिंग से भी पोल्यूशन कम होता है। उसमें अगर आप फाउंटेन लगा देंगे, कई बार आपने देखा लेक में फाउंटेन लगा दिया, उस फाउंटेन लगाने से भी आपका पोल्यूशन कम हो जाता है। एक्चुअल में क्या पोल्यूशन होता है किस वजह से है? ओके जो पानी में ऑक्सीजन का उड़ना इज कॉल्ड द पोल्यूशन। ओके तो ये पोल्यूशन को खत्म करती हैं ये सब बातें। ओके तो ये जो आप देखते हैं, ओके स्क्रीन ऑफ हो गई। सर स्क्रीन ऑफ हो गई। ये सब पोल्यूशन को खत्म करती हैं। बोटिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, फिशिंग। हेलो सर। हाँ जी। सर स्क्रीन गायब है। हाँ मैंने गायब करी है यार। ओके तो ये है तो ये आप समझ गए होंगे इस बात को। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ये न्यूक्लियर स्क्रीन नजर आ गई? यस सर। यस सर। ओके तो आगे हम देखें। दैट इज अनदर इज न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो न्यूक्लियर पोल्यूशन न्यूक्लियर थर्मल प्लांट से होता है। एटम की रेडियो एक्टिविटी होता है। ओके इसकी वजह से तो ये सब उसकी साइंस है, साइंस में नहीं जाते हम। ओके तो जो भी इससे वजह से पोल्यूशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जैसे आप जानते हैं। तो कई न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनते हैं। ओके इसकी वजह से जो डेवलपमेंट होती है, इवन इट इफेक्ट्स ईयर्स एंड ईयर्स, कितना इफेक्ट होता है। तो ये थ्रू आउट हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, इवन हमारी नस्लों को भी खराब कर देता है। ओके तो ऐसे पोल्यूशन को तो बचाना ही है। ओके दिस इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अल्सर कर सकता है। ये ब्लीडिंग माउथ एंड गम, सडन डेथ कर सकता है। तो रेडिएशन की वजह से होता है, बर्ड्स पे इफेक्ट डालता है। ओके तो ये नागासाकी और हिरोशिमा और द एग्जांपल्स हैं। तो ये सब न्यूक्लियर पोल्यूशन के बारे में आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज
जो अब मेन है दैट इज सॉलिड वेस्ट। ओके, सॉलिड वेस्ट जो है, आप क्या सॉलिड वेस्ट से आप क्या समझते हैं? सर प्लास्टिक। ओके, सॉलिड वेस्ट से क्या समझते हैं? सर प्लास्टिक की चीजें जो ओके, नहीं जो सकती। भी कठोर वेस्ट वेस्ट। सॉलिड फॉर्म में जनरेट होता है, चाहे वो घर से हो, इंडस्ट्री से हो, हॉस्पिटल से हो, ओके, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट से हो, चाहे डिमोलिशन से हो, ओके, दिस ऑल वेस्ट इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। ओके, जो भी घर से सब्जी से लेके जो हम छिलके निकालते हैं, कागज करते हैं, इंडस्ट्री से जो स्क्रैप निकलता है, हॉस्पिटल में जो पट्टी कचरा फचरा जो भी निकलता है, दैट इज सॉलिड वेस्ट। और ओके, आप जानते हैं दिल्ली में कितना वेस्ट जनरेट होता होगा पर डे? नो सर। दिल्ली में 1 लाख कितना टन। कितना वेस्ट पर डे निकलता है? नहीं पता सर। करीबन अंदाजा 1000 टन। है 1000 टन। 1000 टन। और कहीं? ये तो काफी कम है। सर दिल्ली में सर 250 हाँ। टन निकलता है। दिल्ली में रोज का 8 से 10,000 टन निकलता है, दैट इज सॉलिड वेस्ट। बल्कि 10 के ज्यादा भी ना निकलता हो, तो आप लगा लीजिए 10,000 टन रोज का। इमेजिन करिए, इतना वेस्ट हम निकालते हैं रोज का। ओके, सारा वेस्ट सर कहाँ ये सब जाता है? जाता कहाँ है फिर वेस्ट? सॉलिड वेस्ट का एक तरीका है 3R: रीयूज, रिसाइकल, ओके, रीयूज, रिड्यूस। रिसाइकल, रिड्यूस। reuse, recycle. Okay, ट्रिपल आर। you can do the solid waste management by 3R: reduce, reuse, recycle. एक तो कम जनरेट करके, या उसका रीयूज करके, और उसको रिसाइकल करके। ओके, these are the 3 methods for the solid waste. ओके, अगर सॉलिड वेस्ट का एक बेस्ट तरीका है मैनेजमेंट का, सेग्रीगेशन। ओके, जैसे हम कहते हैं कि सेग्रीगेट कर दो वेस्ट को 2 पार्ट में, एक तो गीला कचरा और एक सूखा कचरा। ओके, गीला कचरा यानी कि वेजिटेबल्स का, सूखा कचरा मीन सारा बाकी ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, इसको सेग्रीगेट कर दो। ओके, तो सेग्रीगेट करके आप उसको रिसाइकल कर सकते हो और उसको कंपोस्ट बना सकते हो। लेकिन हमारे देश में आप जानते ही हैं, ओके, सॉलिड वेस्ट पे काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सॉलिड वेस्ट जनरेट होने का नुकसान तो आपको पता ही है, स्मेल आती है, न्यूसेंस आती है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। ओके, तो ये सॉलिड वेस्ट का ये कारण, ये इफेक्ट्स हैं। तो सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सामने। हम उसको समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं पर आंखें मूंदे हुए हैं। ओके, तो बीच बीच में काफी हल्ला होता है और फिर उसके बाद शांति हो जाती है। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब 3 बातें हैं। सॉलिड वेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएगा नेचर में, जैसे मिट्टी में बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहें तो पेपर इज एग्जाम्पल, क्लॉथ इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, यहाँ जो हमारा वेजिटेबल वेस्ट निकलता है वो भी बायोडिग्रेडेबल है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसका तो सबसे बड़ा एग्जांपल है ही हमारे पास प्लास्टिक। ओके, जो डिकम्पोज नहीं होता, उस पर बैक्टीरिया एक्ट नहीं करते, वो सालों साल तक वैसे ही पड़ा रहता है। तो प्लास्टिक से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। दैट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ वेस्ट। ओके,
टाइप्स ऑफ वेस्ट कन्वर्ट करें तो अर्बन वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट जो घरों से निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है, हजार्डस वेस्ट कहाँ से निकलता है, जो हमारा मेडिकल हॉस्पिटल्स लैब्स, ओके, कोई केमिकल फैक्ट्री, फार्मा फैक्ट्री, ओके, जो इनसे निकलता है वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, दैट इज कॉल्ड दी, या कोई मेटल फैक्ट्री, क्रोमियम फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, ओके, लेड फैक्ट्री, ओके, दैट इज कॉल्ड दी हजार्डस वेस्ट, डाई फैक्ट्री, ओके। तो ये जो वेस्ट है हमारे 3 कैटेगरी में आते हैं, तो इन सब का डिस्पोजल करना होता है हमें। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो जैसे बताया किचन का, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, जो पेड़ के पत्ते गिरते हैं वो भी एक प्रकार का सॉलिड वेस्ट है, वो भी काफ़ी हो जाता है, तो उसको हम जला देते हैं तो उससे हम एयर पोल्यूशन पैदा कर देते हैं। तो हम सॉलिड वेस्ट को बचाने के लिए, सॉलिड वेस्ट से जान छुड़ाने के लिए हम उसको एयर पोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे पराली, ओके, पराली इज वन काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, ओके, उससे जान छुड़ाने के लिए आग गजब लगा सर, दी। मतलब एक वेस्ट को बचाने के लिए दूसरा हाँ? वेस्ट कर दिए, सॉलिड वेस्ट बचा रहे हैं और एयर पोल्यूशन कर दिए। तो ये सॉलिड वेस्ट को हमने एयर वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद टॉक्सिक वेस्ट, रेडिन जो होता है, जो बल्ब्स, केमिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आजकल बहुत हो गया है, बैटरी, सर आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, गैजेट्स, मोबाइल फोन, ओके, जो खराब हो जाते हैं, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और अब यकीन नहीं मानेंगे, जो अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे कंप्यूटर्स हैं, उनके जो भी गैजेट्स खराब हो जाते हैं, इंडिया वाले कबाड़ी यहाँ से जाके खरीद लेते हैं, ओके, वो यहाँ ले आते हैं उसका वेस्ट खरीद के, ओके, तो ताकि वो उसमें से कुछ निकालते होंगे या पार्ट्स वगैरह। तो हम दुनिया का डंप, वेस्ट डंप बन गए हैं, मतलब अमेरिका का रियूज वेस्ट करते हैं सर। यहाँ आ जाता है, ओके, शिप के शिप आते हैं, कंटेनर के कंटेनर, सर रियूज करते तो हैं हम। दुनिया का वेस्ट हमारी इंडिया में डंप होता है, बहुत बड़ी बात है ये, ओके। तो हम जैसे लोग भी नहीं है, तो हम अमेरिका के वेस्ट को उठा के अपने इंडिया में ले आते हैं। तो ओके, तो एक कबाड़ी की, यू कांट इमेजिन, एक जो वेस्ट जो कबाड़ी है, मतलब एक, इफ यू आर, मैंने ऐसे ऐसे कबाड़ी देखे हैं वो करोड़पति हैं, ओके। तो वेस्ट एक प्रकार का गोल्ड है, ओके। एक कहते हैं जो न्यूज़पेपर होता है हमारा, जो वेस्ट होता है, दैट इज द हाईली सेलेबल, मतलब आप कितना भी न्यूज़पेपर हो वो सोने की तरह बिकता है, ओके। उसको आप खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है, आपको हैरानी होगी इस बात को, ओके। जो कबाड़, आपका जो कबाड़ी बैठा है लोकल, वो जो आपके न्यूज़पेपर खरीदता है, तो उसके न्यूज़पेपर जो वो आपसे खरीदता है, जो इतने रुपए किलो भी खरीदता है, उसके हाथों हाथ बिक जाता है, ओके, उसे वेट भी नहीं करना पड़ता, आज आपसे खरीदा कल बिक जाता है, मतलब इट इज ए सच ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, सॉलिड वेस्ट, ओके। अगर इसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। जो हमारे रैक पिकर हैं, जो मतलब कूड़ा चुनने वाले, ओके, वो भी अब काम तो गंदा ही है, बट लेकिन इट इज आल्सो प्रॉफिटेबल टू देम, ओके। अगर वो उनको पीपी किट पहना के या कुछ ऐसा करके करके करें तो इट इज हाईली प्रॉफिटेबल, ओके, बिजनेस। हमारा जो कूड़ा है जो वो सारा छन जाता है, जितना भी रिसाइकल मटेरियल होता है वो उधर तक पहुंचता ही नहीं, मतलब वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि भाई वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, एक प्रकार से जितने भी रैक पिकर हैं, ओके। तो ये रैक पिकर हमारे लिए बहुत योगदान दे रहे हैं सोसाइटी में, तो हमें भी इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर इसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दें, एक कंस्ट्रक्शन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये भी एक गोल्ड है, ओके। अगर आप लोग जैसे सिविल इंजीनियर हैं, कोई ऐसी चीज डेवलप कर सके, ओके, कंस्ट्रक्शन वेस्ट से ब्रिक बना सके, कंस्ट्रक्शन वेस्ट से टाइल्स बना सके, कंस्ट्रक्शन वेस्ट से रोड टाइल्स बना सके, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ओके। तो हम लोग करते नहीं है काम, ओके। तो ये सब चीजें जो है एक प्रकार का गोल्ड है, ओके। कई बुराड़ी में एक कंस्ट्रक्शन यार्ड डेवलप हुआ है जो सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को, मतलब डिमोलिश मटेरियल को उठाता है
और उसे कन्वर्ट करता है। ओके, तो ऐसी चीजें जो हैं आने वाले टाइम में पैदा होंगी। इवन जो आप देखते हैं मोलासिस, गन्ने का वेस्ट, ओके, जो है वो बियर बनाने या आजकल मोलासिस वो बायोफ्यूल बनाने के काम आने लग गया है। तो हमें उसका रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा करना पड़ेगा, इनोवेशन करनी पड़ेगी उसमें। वो इनोवेशन बहुत कम है, हम लोग नहीं कर पाते, इतने कर नहीं पाते। क्या वी कैन नॉट थिंक ऑफ, ओके, हैजार्डस वेस्ट जो होता है स्कूल, ये जो हमारे मेडिकल से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, तो ये इसको भी निकालना। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग्स, अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से वुड, टिम्बर, कंक्रीट, डर्ट, ब्रिक के टुकड़े, इन सब का यूज अगर हम करना शुरू कर दें तो वी कैन जनरेट लॉट ऑफ मनी आल्सो। ओके, पर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। इवन घर के कूड़े से अगर यहीं से रैक, एक बंदा अगर कोई करे, इनिशिएटिव ले, यहाँ पर जो वेस्ट को जनरेट करते हुए उसको उसको कन्वर्ट करना सीखे, तो ऐसे कई प्रोग्राम भी देखे होंगे आपने, ऐसे कई प्रोग्राम आए हैं जो वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत से अभी जो चल रहे हैं, एक्टिविटीज चल रही हैं, पर आने वाले टाइम में और भी चलेंगी। तो ये सब सॉलिड वेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में सुधार करें ताकि हम उसको कम से कम वो हमारा कम से कम से वेस्ट निकले। ऐसे हमें प्रोसेस करने पड़ेंगे, फैक्ट्री में खुद ही रिसाइकल हो जाए। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जो वेस्ट निकलता है उसको हमें रीयूज करना पड़ेगा। जैसे पिछले दिनों सुन रहा था, पराली का अभी तक रीयूज कईयों ने टाइल बनाई, मकान की ब्रिक्स बनाई। तो ऐसे इनोवेशंस करनी पड़ेंगी। ओके, तो ऐसे इनोवेशंस करके ही हम रिसाइकल करके ही हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कॉजेस क्या, कारण क्या है वेस्ट पोल्यूशन के? पॉपुलेशन तो है ही, अमीरी बढ़ती है तो हमारे वेस्ट भी बढ़ते हैं, सॉलिड वेस्ट। अमीरी बढ़ती है तो हम ज़्यादा सामान यूज करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा चीज़ों का यूज करते हैं। पैकेजिंग इज अनदर कारण। हमें पैकेज, हर चीज़ में पैकेजिंग हो रही है। आप देखते हैं, अब अमेजन आता है, पैक्ड चीज़ आती है। ओके, पैकिंग पे कितना मटेरियल यूज होता है। ओके, आपका इमेजिन एक पैकेजिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है। ओके, हाउ टू पैक द थिंग्स। फ्रिज आता है, कितना सारा पैकिंग होता है उस पर। ओके, थर्मोकोल, ये वो, पैकिंग एक अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है। तो एक प्रॉब्लम क्या है कि सॉलिड वेस्ट जनरेशन का कारण भी है। तो ये सब अवेयरनेस बढ़ा के लोगों में, लोगों को समझा के कंजम्पशन कम से कम करें। इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड पोल्यूशन, सॉलिड का इफेक्ट तो पता ही है, चारों तरफ कूड़े का ढेर लग जाता है, बदबू आती है। और सबसे बड़ा जो सॉलिड वेस्ट एक कारण है, इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। ओके, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? मान लो कूड़े का ढेर है, उसमें बारिश आई, पानी पड़ा, पानी फिर वो ग्राउंड में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, तो उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो सॉलिड वेस्ट से वाटर वेस्ट भी होता है। सॉलिड वेस्ट को आपने जला दिया तो एयर पोल्यूशन हो गया। सॉलिड वेस्ट से गैसेस निकली, वो एयर में चली गई, तो उससे एयर पोल्यूशन भी हो गया। तो सॉलिड वेस्ट से सारे पोल्यूशन हो गए। ओके, कई बार सॉलिड वेस्ट में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी आ जाता है, उसके कारण रेडियो एक्टिव हैजर्ड्स भी हो जाते हैं। तो सॉलिड वेस्ट से बीमारियां भी फैलती हैं, कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स भी पैदा होते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट तो टॉक्सिक भी होता है, उसमें मेटल्स होते हैं, हैजर्डस वेस्ट होते हैं। उसमें पानी मिल गया तो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। ओके, उसको लैंड के ऊपर रख दिया और पानी चला गया बारिश की वजह से, तो वो हमारे ग्राउंड वाटर को भी, रिवर को भी पोल्यूट कर देता है। यानी कि सॉलिड वेस्ट से वाटर पोल्यूशन भी हो गया। तो उससे केमिकल्स डेवलप हो गए, ड्रेन को चॉक कर देता है सॉलिड वेस्ट। ओके, तो बर्निंग से गैसेस बनती हैं, पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है, बैटरीज वगैरह से हैवी मेटल्स निकलते हैं। तो दीज आर द, बर्न करने से एयर पोल्यूशन होता है, टॉक्सिक फ्यूम निकलती हैं। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करते हैं? एक सबसे बड़े तरीका सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल मीन्स, इसे कहते हैं SLF। ओके, सैनिटरी लैंडफिल मीन्स जो आप देखते हैं गाजीपुर में, तो गाजीपुर जो है वो सैनिटरी लैंडफिल का एग्जांपल है। ओके, सैनिटरी लैंडफिल का एग्जांपल है, उसमें सारा कूड़ा उठा के एक जगह पर भर दिया, दैट इज कॉल्ड द सैनिटरी लैंडफिल। फिर एक एग्जांपल है इंसिनरेशन।
इंसिनरेशन क्या है? कूड़े को जला देना। ओके, ऐसी साइड बनाना जहाँ पे कूड़ा जला दे। पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपने लैंडफिल किया तो क्या क्या नुकसान करेंगे? बदबू आएगी, अनसाइटी कंडीशंस बनेंगी, गैसेस बनेंगी, उस पर बारिश पड़ेगी तो पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, ओके, रिवर में चला जाएगा। ओके, सैनिटरी लैंडफिल से नुकसान है, कई बार आग लग जाती है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, जमीन कीमती है उसका नुकसान हो जाता है, वो जमीन खराब हो जाती है। ओके, तो ये नुकसान है सैनिटरी लैंडफिल के। ओके, दूसरा तरीका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या करते हैं? सर ये डंपिंग ग्राउंड तो होते हाँ हैं जी, ना सर, सैनिटरी लैंडफिल्स डंपिंग ग्राउंड होते हैं ना? हाँ, डंपिंग ग्राउंड गाजीपुर, गाजीपुर देखा है? ओके, गाजीपुर है, सर। बलसवा है। ओके, सैनिटरी लैंडफिल का एग्जांपल है। ओके, जिसमें आप काफी ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं कूड़े के, कचरा के। ये बाईपास पे सर। बलसवा है। ओके, सर। देखे भी होंगे। सर हाँ जी, सर लेकिन ये जो लैंड